जी मैडम, उन्होंने 3 घंटे का समय तो बताया ही था। मैं वहाँ मौजूद था। थोड़ी देर में फ़ोन कर पता करके आपको बता दूंगा, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं हूँ। आपको कुछ चाहिए तो बता सकती हैं। देव समझ गया कि आस्था बाकी सबके बारे में इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसे अरमान के साथ अकेले रहने से डर लग रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, आप तो लड़की हैं, फिर भी डर रही हैं। यहाँ तो बड़े बड़े VIP भी अरमान सिंघानिया के साथ अकेले रहने या मीटिंग करने से डरते हैं। आस्था ने हिम्मत जुटाकर पहला कदम बढ़ाया और सिंघानिया मैंशन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि हॉल खाली था। नौकर शाम के खाने की तैयारी में व्यस्त थे। एक नौकर आस्था के पास आया और बोला, मैडम जी, साहब आपको ऊपर कमरे में बुला रहे हैं। ये सुनते ही आस्था का शरीर कांपने लगा। उसने सोचा था कि घर आने पर वो दादाजी के दिए कमरे में चली जाएगी, लेकिन नौकर की बात सुनकर उसका गला सूख गया। उसने डाइनिंग टेबल से पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा पी लिया। वो खुद को अरमान के कमरे में जाने के लिए तैयार करने लगी। ये वही कमरा था जहां गोली चली थी। वो इसे कैसे भूल सकती थी? उसे अनजाना सा डर सता रहा था। वो उस कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। आस्था जान चुकी थी कि अगर उसने अरमान की बात नहीं मानी तो वो उसके परिवार को मिटाने में पल नहीं लगाएगा। परिवार के नाम पर उसके पास मामा, मामी और नानी थी। उसे मामा मामी की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन अपनी नानी से वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से नानी पर कोई भी आ जाए। आस्था ने गहरी सांस ली और मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना करते हुए अरमान के कमरे की ओर बढ़ने लगी। वो बुदबुदा रही थी, कृष्ण भगवान जी, गाड़ी में आपने मेरी बात नहीं मानी, उस मॉन्स्टर से नहीं बचाया, लेकिन इस बार बचा लीजिए। मैं वादा करती हूँ, इस बार एक नारियल और बढ़ाकर 102 नारियल चढ़ाऊंगी। प्लीज इस बार बचा लीजिए ना। आस्था जल्दी ही अरमान के कमरे के बाहर पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, वो अपने आप खुल गया। वो हैरान हो गई। वो सोचने लगी, मैंने तो दरवाजा खोला भी नहीं और ये अपने आप खुल गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आस्था की जान हलक में अटक गई। आस्था के पास अरमान के कमरे में जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। वो थोड़ी देर दरवाजे के बाहर खड़ी रही। तभी अचानक अरमान की आवाज सुनाई दी, अब क्या बाहर ही खड़ी रहोगी या अंदर आने का इरादा है? पूरी रात मुझे तुम्हारे कमरे में आने का इंतजार करना होगा। आस्था ने चारों तरफ देखा, लेकिन अरमान कहीं दिखाई नहीं दिया। वो सोचने लगी, क्या इस इंसान को दरवाजे के आर पार भी दिखता है? फिर वो जल्दी से कमरे में चली गई। कमरे की लाइट्स बहुत धीमी थी। आस्था चारों तरफ देख रही थी। वो सोच रही थी, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तभी उसकी नजर सोफे पर बैठे अरमान पर पड़ी। अरमान की लाल सुर्ख आंखें उसे ही घूर रही थी। डिम लाइट में सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी, जिससे आस्था सहम गई। अरमान ने उसे एक नजर देखा और आंखों से इशारा किया। आस्था ने छोटे बच्चे की तरह उसकी बात मानी और उसके सामने बैठ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलके उठाकर अरमान को देखे। उसे लग रहा था कि अगर वो अरमान को देखेगी तो वो उसे अपनी आंखों से ही खा जाएगा। अरमान ने आस्था की ओर देखकर कहा, मैं नहीं जानता कि तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई, लेकिन अब तुम मिसेस अरमान सिंघानिया हो। इसके कुछ नियम हैं जो तुम्हें मानने होंगे। एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे धोखे और झूठ से बहुत नफरत है। अगर तुम्हें लगता है कि दादाजी को फंसाकर तुम इस घर में जगह बना लोगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुमने अपने मासूम चेहरे से मेरे भोले भाले दादाजी और दोस्तों को फंसा लिया हो, लेकिन अरमान सिंघानिया को अपने जाल में कभी नहीं फंसा पाओगी, ना ही मेरी जिंदगी में कभी शामिल हो पाओगी। अरमान आगे बोला, एक बात याद रखना, आज से तुम्हें दादाजी की ड्यूटी करनी होगी। उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना होगा, उनकी देखभाल और खुशी का ख्याल रखना होगा। तुम इस मैंशन की केयर टेकर बनकर रहोगी। मेरी नजरों में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक नौकर की होगी। तुम दादाजी, मेरे भाई और दोस्तों को कभी नहीं बताओगी कि इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या है।
ये बात तुम्हारी और मेरे बीच रहेगी। अगर तुमने दादाजी या किसी और को सच बताने की कोशिश की तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।